गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 2। आज हमने कंडक्ट किया था प्रैक्टिस टेस्ट पेपर नंबर 2 सीडीएस का। जैसा कि हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि अब एग्ज़ाम डे तक तुम्हारे डेली बेसिस पे होगी। तो इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर में हम लोग डेली 20-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि एज ए टेस्ट फॉर्मेट में मंडे मॉर्निंग में कंडक्ट करता हूँ क्लास के अंदर। तो आज ही पेपर हुआ था और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में मैं इसके क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन। आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें पहले तो यहाँ पे एक बार डाल दो। हाँ, तो क्वेश्चन है कि लेट f इज इक्वल्स टू 0.841। f की वैल्यू दे रखी है 0.841 और 81 के ऊपर में बार है। अब अगर मैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखता हूं इन लोएस्ट फॉर्म, देन द डिनोमिनेटर एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय हाउ मच, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से कितना ज़्यादा आएगा। तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कन्वर्सन करना आना चाहिए। तो उसका ट्रिक मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले तो इस पूरे नंबर को लिख दो और उसमें से वो वाला पार्ट माइनस करो जिसके ऊपर में बार नहीं है, और नीचे तुम्हें क्या करना है कि जितने नंबर के ऊपर में बार है उतने 9 लगाने हैं और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाने हैं। तो 2 नंबर के ऊपर बार था 8 1 और 3 नंबर ऐसे थे जिस पे बार नहीं था, दैट इज 8 4 एंड 1, तो 0 लगा दिया। अब इसको जब मैं माइनस करता हूं तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है 83340, नीचे में है 99000। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करूंगा। तो इसको काटने के बाद जो फाइनली मेरे पास में बचेगा पूरा काटने के बाद वो है 463 अपॉन 550। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को 550 और न्यूमरेटर को 463 देख के जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये वैल्यू आती है 87 के इक्वल। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गया N1D1, और इस क्वेश्चन में बाद में 30 मोर मैन आर ज्वाइनिंग, दैट मीन्स इट्स अ केस ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो दूसरे साइड में 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, मतलब 6 डेज तक यही 45 आदमी काम कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है 30 मोर मैन ज्वाइन देम, मतलब 45 में और 30 ऐड हो गए तो 75 हो गया। अब काम कितने दिन तक चलेगा, हाउ मेनी डेज विल नाउ दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो अब हमें 6 को यहाँ भेजने के लिए 45 कॉमन लेके 16 माइनस 6 करना है और 75 यहाँ पे डिवाइड कर देना है। सो 45 इंटू 10 अपॉन में 75, 15 के टेबल में कट करेंगे 3 और 5, और ये 5 इसको कट कर देगा 2 में, तो और लगेंगे 6 दिन। करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ राइट एंगल एट B। हमें ट्रायंगल बनाना है राइट एंगल, लेकिन B पे 90 डिग्री रखना है। नाउ इफ सेमी सर्कल ऑन AB with diameter encloses an area of 81 centimeter square and semicircle on BC with BC as diameter encloses an area of 36 centimeter square, then the area of semicircle on AC with AC as diameter, यहाँ वाला एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम जब इसके अंदर में तुम लोग लगाओगे तो पाई बाई 2 इंटू AC²/4। अब ये क्या हुआ होगा, क्योंकि AC डायमीटर है तो उसका आधा जो है वो रेडियस, और πr²/2 जो होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी सेमी सर्कल के एरिया के लिए। तो A3 जो है वो हो गया π/2 इंटू AC²/4 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू π/2 इंटू AB²/4 प्लस π/2 इंटू BC²/4। अब हमें क्या करना है, π/2 इंटू 4 को साइड में छोड़ देना है, और AC²/4 ये एरिया तो मुझे चाहिए ही, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे π/2 इंटू 4 को साइड करते हैं, और AB² हमारा है 81 और BC² है हमारा 36। तो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 117 हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो तुम्हारा नेक्स्ट एरिया ये वाला है वो 117 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है देयर इज अ सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड, इसको ऐसे रख लेते हैं, और इसके अंदर से तुम ग्रेटेस्ट पेयर को कट करना चाहते हो, कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारा रेडियस है सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड का बेस रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यही इस पेयर का भी रेडियस रहेगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर।
तो हमें क्या करना है, इसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम फाइंड करना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई 1 क्यूब, तो आंसर हो जाएगा 4/3 पाई, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 5% ऑफ द एप्लीकेंट्स वेर फाउंड इन एलिजिबल। मतलब जितने लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से 5% वो हैं जो कि इन एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए, और उसके बाद 85% ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी को बिलोंग करने वाले तुम्हारे 85% और हो गए। और हमें क्या फाइंड करना है, तो उसमें हमें बताया हुआ है कि इफ 4275 एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंग टू अदर कैटेगरीज, देन हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे 95% ऑफ एक्स, और इसका फिर होगा 15%, एंड दिस टोटल वैल्यू इज इक्वल्स टू 4275। अब ये क्या हुआ पहले समझेंगे। 5% ऑफ द एप्लीकेंट्स वेर फाउंड इन एलिजिबल, मतलब ये तो अप्लाई कर ही नहीं सकते थे, तो हमारे पास में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 95% हैं, और 85% एलिजिबल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के हैं, तो उसका 15% ले लेते हैं। 15% ऑफ दैट विल बी इक्वल्स टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अदर कैटेगरीज, क्योंकि जनरल कैटेगरी को हटाने के बाद जो बचेगा वो हमें देखना है। तो 15% ऑफ 95% ऑफ एक्स इज 4275। अब यहाँ हो गया 15/100 इंटू 95/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 4275। 15 इसको काट देगा पूरा का पूरा, अगर हम लोग इसको देखें तो ये कट रहा है 2 और 15 टू द 30 8 और 5, और 95 इसको कट कर देता है 3 में। तो x की वैल्यू हो गई 3 के साथ 4 जीरो, दैट मीन्स टोटल कैंडिडेट्स जो अप्लाई किए होंगे वो 30,000 होंगे। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएगा। पहले दिन एक बच्चा स्कूल जाता है 2.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन वो जाता है 1 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा के स्पीड से, मतलब 3.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो तुम्हें बताना है कि स्कूल से उसके घर तक की डिस्टेंस कितनी है। इसका ट्रिक मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो भी तुम्हारा लीड एंड लैग ऑफ टाइम है, जैसे 6 मिनट लेट 6 मिनट अर्ली, तो पहले इनको ऐड कर दो। 6 + 6 12 हो गया। मिनट में है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए उसको 60 से डिवाइड कर दो। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो डिस्टेंस तो फिक्स है, तो जिस दिन वो कम की स्पीड में गया होगा उस दिन उसको ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू, जब पहले दिन गया है तो d अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 2.5, और दूसरे दिन जब वो ज़्यादा के स्पीड में गया होगा, कितना ज़्यादा है, तो 1 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, मतलब 2.5 में एक और ऐड कर दो 3.5। इसका मतलब हो गया 2d/5 माइनस 2d/7 इज इक्वल्स टू 12/60। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 35 का बनेगा। 14d माइनस 10d इज इक्वल्स टू 12/60। ये दोनों कट गए 1 और 5 में, इसको कट कर दिया 7 में, तो आ गया 4d इज इक्वल्स टू 7। दैट मीन्स डिस्टेंस आएगा 7/4 किलोमीटर, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देर आर टू नंबर्स हुज HCF इज 21 एंड देयर LCM इज 221 टाइम्स देयर HCF। और उसने ये भी बता दिया है कि वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300, बट क्वेश्चन को इंटरेस्ट है अदर नंबर पे, और तुम्हें फाइंड करना है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट अदर नंबर। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हो जाता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से चल रहा है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि अगर हमें HCF गिवन है तो हम लोग नंबर्स को HCF की वैल्यू को अटैच करके लेट कर सकते हैं। मतलब जो नंबर हमें A और B लेना चाहिए था उसको हम लोग ले सकते हैं 21A एंड 21B, क्योंकि HCF 21 दिया है। अच्छा, LCM के बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन है कि LCM जो है वो 221 टाइम्स ऑफ HCF है। अब दोनों साइड से एक एक 21 उड़ाओ, तो तुम्हारे पास में बचेगा AB इज इक्वल्स टू 221। अब 221 13 के टेबल में जाता है, 13 के टेबल में ये चले जाएगा 17 पे, देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन। तो इसका मतलब है AB जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ 13 एंड 17। तो तुम्हारा एक नंबर हो गया 13 इंटू 21, और दूसरा नंबर हो जाएगा 17 इंटू 21। अगर मैं 21 और 13 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो मिल रही है 283।
और यही वैल्यू 200 और 300 के बीच में है, तो इसमें मैं इंटरेस्टेड हुई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अदर नंबर। तो 21 इंटू 17 करते हैं, 147 और ये 21, तो ये हो गया 357। तो मेरा इंटरेस्ट इस नंबर पे है 357, और हमें क्या करना है, इसके डिजिट्स का सम करना है। तो 3 + 5 + 7 करेंगे, 15 आ जाएगा। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारे पास में सबसे पहले 0543 चार वैल्यूज दिए हैं और इसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है a। दैट मीन्स 0 + 5 + 4 + 3 होल अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू a। इसको सॉल्व करोगे, 5 + 4 9 + 3 12 12 + 0 12 12/4 हो गया 3, a की वैल्यू आ गई 3। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज है -1 0 1 5 4 और 3, इसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है तुम्हें b। दैट मीन्स -1 + 0 + 1 + 5 + 4 + 3 होल अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू b। अब -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, 5 4 9 3 12, b की वैल्यू आ गई 2। अब जाते हैं थर्ड सेट ऑफ वैल्यूज पे, तो वहां पे दिया है 5 4 और 3, इसका अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है तुम्हें c। अब इनको ऐड कर लो, 5 + 4 + 3 होल अपॉन में 3 इज c, तो ये हो गया c की वैल्यू 4। अब तुम्हारे पास में तीनों वैल्यूज अवेलेबल है, a3 b2 एंड c4, तो क्लियरली विजिबल है b इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वहीं पे ये रेशियो दिख रहा है, a/b/c इज 3/2/4। अगला क्वेश्चन है, जॉन और कियारा दो है, जिसमें से जॉन की एज 3 इयर्स यंगर है देन कियारा। मतलब कियारा के एज को अगर मैं x लेता हूं तो जॉन का एज जो होगा वो x + 3 होगा। एट द टाइम व्हेन बोथ ऑफ देम मैरिड द सम ऑफ द एजेस ऑफ देम वाज 45। मतलब कियारा और जॉन के एज का सम एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वाज 45। तो यहां से आ गया 2x + 3 = 45। 2x की वैल्यू हो गई 42, x हो गया 21, और यहाँ पे मुझे दोनों के एज पता चल गए। केरा का एज है 21, नहीं, जॉन इज 3 ईयर्स यंगर देन केरा। अच्छा ओके, तो यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, ये जॉन है और ये केरा है, तो केरा की एज आ गई 24 और जॉन की 21। अब क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द एज ऑफ जॉन्स यंगर ब्रदर सैम एट द टाइम ऑफ जॉन्स मैरिज। इस सैम वाज 5 इयर्स यंगर देन जॉन। तो जॉन अगर 21 का है और उसका भाई उससे 5 साल छोटा है, यंगर मतलब 5 साल छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है 16 इयर्स का रहा होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन अ 10,000 पेमेंट order, a person has choice between 3 successive discounts of 10%, 10% and 30%, and 3 successive discounts of 40%, 5% and 5%. तो by choosing the better offer he can save how much? तो 10,000 तुम्हारा एक तरह से हो गया उस आदमी का मार्क प्राइस। तो 10,000 में जो पहला ऑफर है उसके हिसाब से उसको मिलेगा 10% मतलब 90/100, फिर 90/100 और फिर 70/100। तो इस केस में उसको पे करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद आएगा ये वैल्यू 5670। दिस इज द फर्स्ट ऑफर। सेकेंड ऑफर में अगर जाते हैं तो पैसे तो उतने ही हैं 10,000, बट इस बार जो ऑफर उसको मिल रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिल रहा है, 45 और 5 का मिल रहा है, मतलब 60/100, 95/100 एंड 95/100। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आएगी 5415। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफर उसके लिए बेटर है, मतलब खरीदने के मामले में सेकंड ऑफर बेटर है, क्योंकि उसमें उसको कम पैसे देने हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस बनेगा वो 255 का बचेगा, मतलब उसको सेविंग हो जाएगी 255 रुपीज की अगर वो सेकंड ऑफर को ऑप्ट करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। a/b दिया हुआ है, a/b+c की वैल्यू है 1/3 और c/a+b की वैल्यू है 5/7, और हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है b/a+c की वैल्यू। तो सबसे पहले तो यहां रिलेशन बनाते हैं, 3a की वैल्यू आ गई b+c, जहां से मैं a की वैल्यू निकाल लूंगा b+c/3। अब क्या करूंगा बाद में देखते हैं। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां से आ गया 7c = 5a + 5b। 7c रहने देते हैं, 5 लिख के यहाँ पे a की वैल्यू डाल दो, दैट इज b+c/3 + 5b। अब 7c यहाँ रहा, यहाँ भेज दो -5c/3, और यहाँ रह गया 5b/3 + 5b। यहां से बना 16c/3 = 20b/3।
3 से 3 काटा, b बाई सी का रेशियो आ गया 4/5 का, इसको संभाल के रख लो। b बाई सी का रेशियो आ गया है 4/5 का, जहां से मैं b की वैल्यू को लिख सकता हूं 4c/5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर में, जहां पे मैंने ये वैल्यू निकाली थी, तो b की ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मतलब दिस वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो a की वैल्यू हो गई 4c/5 प्लस सी अपॉन में 3। तो a रहा, यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये बन जाएगा 9c/15, दैट मीन्स 3c/5। अब इन दोनों वैल्यूज को ले जाके यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो b के जगह आ गया 4c/5, a के जगह में आ गया 3c/5, c तो c है, तो यहाँ पे आ गया 4c/5 और यहाँ पे 8c/5। तो 5 से 5 गया, c से c गया, 4/8, मतलब आंसर आ गया 1/2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। सो a इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है x अपॉन वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है a, y अपॉन जेड प्लस एक्स की वैल्यू दे रखी है b, और z अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है c। और हमें फाइंड करना है 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी। तो इसमें एक एक करके ए बी सी की वैल्यूज को डाल दो। तो 1/1 प्लस एक्स अपॉन में वाई प्लस जेड, यहाँ पे 1/1 प्लस बी की वैल्यू डाल दो y अपॉन में z प्लस एक्स, यहाँ पे 1/1 प्लस सी की जगह वैल्यू डाल दो z अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसका एलसीएम लेके ऊपर भेज दो, ये हो गया y प्लस जेड, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे भी z प्लस एक्स ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे भी x प्लस वाई ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब ध्यान से देखेंगे तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तीनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगे और ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। दोनों को कैंसिल कर दो, आंसर इज 2। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 इज इक्वल्स टू 47 है, और तुमको फाइंड करना है x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। मतलब हमें पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² तक पहुंचना है और उसके बाद उसकी क्यूबिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, जो कि हो जाएगा 47 प्लस 2। दैट मीन्स x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू आ गई 49 के इक्वल। अब ये जो कैलकुलेशन हुआ है इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रूट भी हमारा आएगा। दैट मीन्स x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर की 4 की वैल्यू आएगी 7। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया a² प्लस b² का, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास में जो भी वैल्यू थी वो थी x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो उसको मैंने लिख दिया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर, और फिर उसको सॉल्व किया और वहाँ से ये वैल्यू हमारी निकल के आई है। अब इसके बाद यहाँ से लिखेंगे x² प्लस 1/x² की वैल्यू, जो कि हो जाएगा 7 प्लस 2, और ये वैल्यू हो गई x² प्लस 1/x² की 9 के इक्वल। और इसका फिर रूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमारा फाइनल स्टेप आ गया, अब हमें क्यूबिंग करना है। तो क्यूबिंग जब करेंगे इस वैल्यू का, तो सबसे पहला टर्म आएगा x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 3 इंटू 3, और 3 का क्यूब हो गया 27। हमें निकालना सिर्फ इतना सा पार्ट है। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 विल बी इक्वल्स टू 27 माइनस 9, 3 3 जा 9, तो आंसर हो गया 18। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है tan a प्लस cot a इज इक्वल्स टू 2। अब tan a प्लस cot a इक्वल्स टू 2 देखते ही वैल्यू पुटिंग कर लो। a के जगह 45 डिग्री रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, बिकॉज tan 45 एंड cot 45 दोनों ही 1 1 होते हैं। अब जो पूछा गया है वो सीरीज स्टार्ट हुआ है tan स्क्वायर से, और ये जा रहा है tan स्क्वायर a प्लस tan क्यूब a प्लस tan की पावर 4a अप टू tan की पावर में na। लेकिन अभी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि a 45 डिग्री है, तो ये सारे वैल्यूज 1 1 1 1 होंगे अप टू लास्ट वैल्यू दैट इज 1। तो आंसर n नहीं होगा, क्योंकि ये स्टार्ट tan स्क्वायर a से हुआ है। अगर tan a से स्टार्ट होता तब ये आंसर 1 n हो जाता। तो अभी हम लोग को जो वैल्यू हमने छोड़ी हुई है उसको माइनस करेंगे, दैट मीन्स आंसर इज n माइनस 1, दैट इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, x² की वैल्यू दे रखी है 17x प्लस वाई, और y² की वैल्यू दे रखी है x प्लस 17y, और हमें फाइंड करना है x² प्लस y² प्लस 1, पूरे के पावर में 1/2 है, इसका मतलब है रूट। तो इनकी वैल्यूज को पुट कर लो यहाँ पे, 17x प्लस वाई प्लस x प्लस 17y प्लस 1 पूरे का अंडर रूट।
ये 18 कॉमन लेने के बाद तुमको देगा 18 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई पूरे का अंडर रूट प्लस 1। तो हमें एक्स प्लस वाई निकालना है। तो ये जो दो इक्वेशंस यहाँ पे हैं इनको आपस में कर दो सब्ट्रैक्ट। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x माइनस 16y। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसमें से 16 कॉमन ले लो तो ये फिर से एक्स माइनस वाई, ये एक्स माइनस वाई कैंसिल कर दो, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 16। अब ये 16 यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ गया 18 इंटू 16 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये 289 देगा और रूट ओवर ऑफ 289 होता है 17। आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए। अगला क्वेश्चन है, ए वुमेन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप विच इज h इन मीटर अबव सी लेवल। मतलब अगर ये सी लेवल है तो जो तुम्हारा शिप है वो यहाँ है। अब ऐसा शिप तो होता नहीं, बोट हो गया एक्चुअली, और ये h मीटर्स अबव है। अब यहाँ कोई लेडीज खड़ी है और वो खड़े होके यहाँ पे एक टावर है उसके टॉप को देख रही है। तो यहाँ पे जो एंगल वो बना रही है वो एलिवेशन का है एंड दैट इज गिवन टू यू एज 60 डिग्री। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है टावर का वो हमें पता चल चुका है h है। और फिर इसी पॉइंट से जब वो डिप्रेशन नीचे देख रही है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, दैट मीन्स दिस इज 30 डिग्री। तो हम लोग को टावर की पूरी हाइट निकालनी है, जिसमें से हम लोग को BC वाला पार्ट तो मिल ही चुका है, हमें AC निकालना है। मतलब इतना पार्ट निकाल के इस h के साथ ऐड कर देंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर रिवर की विड्थ को मैं x ले लूँ तो h अपॉन x। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो x की वैल्यू आ गई √3h। अब ये वैल्यू जो है दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, मतलब यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ √3h। अब मैं ट्रायंगल ले लूँगा AC, सपोज कर लो D, ACD ट्रायंगल। तो इसमें tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई AC अपॉन √3h। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल्स टू AC अपॉन √3h। तो AC की वैल्यू आ गई 3h। अब जैसा कि मैंने बोला था टावर ये पूरा है, दैट मीन्स AC प्लस BC मिला के टावर है, तो 3h प्लस h आंसर आ जाता है 4h। सो दिस इज द हाइट, दैट इज C ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये 17, 18, 19 एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। ये तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसके लिए टेबल रेडी करेंगे। यहाँ पे टेबल के अंदर में 4 कॉलम्स हैं, एक क्लास इंटरवल, एक फ्रीक्वेंसी, एक XI और एक FI/XI। मैं क्लास इंटरवल को CI से डिनोट कर रहा हूँ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को FI/XI हमें निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे FI/XI है क्योंकि इस क्वेश्चन में तुम्हारे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 एंड 30 to 40, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं x प्लस 8, x माइनस 2 एंड x माइनस 4। तो XI का मतलब होता है क्लास मार्क, दैट इज लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाई 2। तो 5 हो गया, अगला 15 हो जाएगा, फिर 25, फिर 35। अब इनको मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, यहाँ पे आ गया 5x, ये हो जाएगा 15x प्लस 120, उसके बाद आएगा 25x माइनस 50, उसके बाद आ जाएगा 35x माइनस 140। अब हमें पता है कि x बार मतलब अरिथमेटिक मीन या मीन का फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ FI/XI अपॉन समेसन ऑफ FI। तो इसको ऐड करके देख लो, ये दे रहा होगा तुमको 80x माइनस का 70, और समेसन ऑफ FI करोगे तो ये बन रहा है 4x प्लस का 2, और x बार हमें दिया हुआ है 17.8। अब यहां से तुम कैलकुलेशन करके देख लो, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 17 का D। अब जैसे ही हमें x की वैल्यू मिली तो हमारा फ्रीक्वेंसी रेडी हो गया, ये वैल्यू हो गई 12, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 8। तो मॉडल क्लास 19th पार्ट जो है क्वेश्चन का वो सॉल्व हो जाएगा। मॉडल क्लास उसको बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये 10 से 20 वाला जो है ये मॉडल क्लास हो जाएगा, तो बी आंसर। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें CF का कॉलम बनाना पड़ेगा। CF होता है फ्रीक्वेंसी का सम, तो पहली वैल्यू 12 आ गई, अगली 12 प्लस 20 दैट इज 32, उसके बाद 32 प्लस 10 42, और 42 प्लस 8 50। मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए जो भी तुम्हारा सम आया हुआ है, ये 50 आया था, इसको हम लोग कैपिटल N भी बोलते हैं।
तो 50/2 कर लो, 50/2 होता है 25। अब तुम्हें देखना है कि ये 25 CF के कॉलम में कहाँ आ सकता है। 12 में तो आएगा नहीं, 32 में आएगा, और 32 का मतलब है कि ये पूरा क्लास इंटरवल, दैट मीन्स अगेन द आंसर इज बी, दैट इज 10 to 20, मीडियन क्लास लाइज देयर। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन में। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमको वो कह रहा है कि एक सेमी सर्कल है विथ डायमीटर AB, और इसके अंदर में तुमने इंस्क्राइब कर दिया है एक ट्रायंगल को। तो ऑब्वियस सी बात है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर्टी दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो अगर एंगल C पे 90 हो गया तो ये जो एंगल A और एंगल B का सम है वो भी 90 होगा, बिकॉज ऑल ऑफ अस नो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे तुमको पूछा गया है कॉस A प्लस बी प्लस साइन A प्लस बी की वैल्यू। तो कॉस A प्लस बी तो हम लोग यहाँ निकाल ही चुके हैं, तो कॉस 90 प्लस साइन 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सो 1 इज द आंसर, और डी ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर। तो आज का पेपर थोड़ा सा इजी लगा मुझे, बट स्कोर्स कम थे बच्चों के। तो आई होप कि अगले पेपर में ज़्यादा आएंगे बच्चों के, एंड ज़्यादा बच्चे भी आएंगे देने के लिए, क्योंकि कल 8 बच्चों ने दिया था, आज सिर्फ 7 बच्चों ने दिया था। आई डोंट नो, क्योंकि इस तरह के पेपर से ही तुम्हारे प्रैक्टिस जनरेट होगी, एंड हर दिन इस तरह के क्वेश्चंस नए नए आएंगे, तो यू विल बी हाईली बेनिफिटेड फॉर द एग्जाम। एक बार सॉल्यूशंस को अच्छे से स्टडी कर लेना, एंड यू स्टिल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।